बकवास न करते हुए पहला सवाल है कि 17 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों और उपायों की घोषणा की है। इसके तहत रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि मनरेगा जो है वो पूरी विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली एक योजना है, एक क्या कहते हैं, पॉलिसी है, समझ सकते हैं, और जो भारत में जो है बेहद सक्सेसफुल रही है। तो यहाँ पर जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसके माध्यम से जो है मनरेगा में जो है 40,000 करोड़ रुपए की जो है वो वृद्धि की गई है। और देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी जानना जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है, एक योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि है अपने आप में प्लानिंग, लेकिन यहाँ पर जो है ये अभियान है, यानी इसमें जो है वो पैसों का जो वितरण होगा, जो आवंटन होगा, उसके माध्यम से जो है भारत को आत्मनिर्भरता की ओर जो है वो बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर जो है रोजगार में वृद्धि के लिए मनरेगा में जो है वो 40,000 करोड़ रुपए की जो है वो आवंटन किया गया है, 40,000 करोड़ रुपए का जो है वो वृद्धि किया गया है। और इसके साथ में जो है वो और बहुत सारे उपाय किए गए हैं जिनको हम बारी बारी से इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने मनरेगा के लिए बता दिया 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करके जमीनी स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश करके स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा दिया गया है। यानी कि पॉइंट नंबर दो क्या है कि जो सार्वजनिक हेल्थ है, यानी कि कोविड-19 को देखते हुए भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय किया जाएगा और इसके लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बाद में पीएम ई विद्या एक डिजिटल ऑनलाइन जो है शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा तक बहुमाध्यम पहुँच के लिए एक कार्यक्रम जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा देखते हैं, दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी, यानी कि दिवाला कार्रवाई के तहत जो है न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 1 लाख रुपए थी। महामारी की स्थिति के आधार पर 1 वर्ष तक नई दिवाला कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जाएगी। और अगला है कि कंपनी कानून की मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने केवल 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा जो है वो 3% से बढ़ा करके 5% कर दी है। तो ये जितने भी कंटेंट हैं, वो चाहे पीएम ई विद्या हो, दिवाला कार्रवाई हो, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय हो, स्टेट पीएससी में देखिए इसको स्टेटमेंट बना करके वो दे सकते हैं और सही गलत का कूट मिलान करने के लिए दे सकते हैं। और मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि हो, राज्यों के लिए जो है केंद्र सरकार ने जो राज्यों की उधार सीमा 3% से 5% बढ़ाई है, ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं, सारे डेटा महत्वपूर्ण हैं। और आत्मनिर्भर योजना जो है, अभियान जो है, उससे रिलेटेड और भी सवाल हैं जिनको हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है 8 सेक्टर में जो है वो ढांचागत सुधार हुआ है। सवाल देखते हैं कि 16 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 8 सेक्टरों में ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख घोषणा की है। देखिए, ढांचागत सुधार का मतलब ये होता है कि जिन जिन चीज़ों से वो सारी जो है अवसंरचनाएँ, जिनसे इकोनॉमी जो है हमारे यहाँ की बूस्ट होगी, यानी कि आर्थिक गतिविधियों में थोड़ा सा तेजी आए, तो वहाँ पर जो है ढांचागत सुधार जो है जरूरी हो जाता है। अब देखिए, इसके तहत स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें, एफडीआई के 2 तरीके होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। तो यहाँ पर स्वचालित के जरिए उन्होंने पूछा है। और देखिए, दूसरा तरीका क्या है क्या नहीं है उसको यहाँ जानने की जरूरत है नहीं, चूँकि यहाँ पर हम एफडीआई के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं। तो वो जो है 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि वो कौन कौन से 8 सेक्टर और हैं। तो देख सकते हैं कि 8 क्षेत्रों में कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, बिजली क्षेत्र, सामाजिक आधारभूत ढांचा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में निम्नलिखित ढांचागत सुधारों की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो और कौन कौन से सुधार हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की पेशकश की गई है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के माध्यम से आयुध पूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार लाया जाएगा। रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में, यहाँ पर देखिए रक्षा यानी कि जो भी हमारे यहाँ जो भी उपकरण बनेंगे, रक्षा सामग्री बनेगी, जो हथियार बनेंगे, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। उनको एफडीआई की सीमा जो है 49% से बढ़ा करके 74% करने का निर्णय लिया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर परिचालन और रखरखाव के वास्ते दूसरे चरण की बोली लगाने के लिए 6 और हवाई अड्डों की पहचान की गई है। भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंधों को कम किए जाने का निर्णय लिया गया है। विमान के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने का भी निर्णय जो है इसमें लिया गया है।
और उसके बाद में और भी कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभाग उपादेयताओं का निजीकरण करने का निर्णय लिया गया है। उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया है। यानी कि अब यहाँ पर इस क्षेत्र में भी जो है वो निजी कंपनियों की समान भागीदारी की जाएगी। कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ता उपचार प्रदान करने और मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए PPP मोड में अनुसंधान रिएक्टर स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 15 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रमुख उपायों की घोषणा की। इसके तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से क्या कहते हैं, इसमें 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दरअसल आपको बता दें कि ये जो सेक्टर है या क्षेत्र है जो है कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण, इसके लिए भी जो है आधारभूत ढांचे में सुधार की व्यवस्था की गई है और इसके लिए भी बहुत सारे जो है उपाय बताए गए हैं। तो वो उपाय कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। किसानों के लिए कृषि द्वार फर्मगेट आधारभूत ढांचे पर केंद्रित 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा कोष बनाया जाएगा। सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों MFE के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जिसका चर्चा मैंने ऊपर किया, जो है 20,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है। खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए, यहाँ पर देखिए ये एक अलग कोष है, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। औषधीय हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मधुमक्खी पालन के लिए जो है 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टॉप, जिसकी चर्चा क्या कहते हैं सन 18 के बजट में की गई थी, उसमें क्या है कि टॉप में जो है टमाटर, प्याज और आलू है और टॉप से टोटल संपूर्ण तक के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि मधुमक्खी पालन के बराबर जो है वो टॉप भी जो है क्या कहते हैं राशि बराबर है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के शासन और प्रशासनिक सुधार के लिए भी निम्नलिखित उपाय किए हैं। अब वो कौन प्रशासनिक सुधार हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। सरकार किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी। इसके तहत अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। किसानों को विपणन का विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार के लिए केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा। देखिए ये सारी स्टेटमेंट दरअसल क्या है कि स्टेट PSC की परीक्षाओं में विकल्प के रूप में दिए जा सकते हैं, इसलिए इसको देखना ध्यान से जरूरी है। और लास्ट है कृषि उपज मूल्य का निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन भी जो है दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण दरअसल जो है ये सारे डेटा है कि जो 1 लाख करोड़ रुपए कृषि आधारभूत ढांचा कोष के लिए है और क्या कहते हैं मत्स्य संपदा योजना के लिए जो 20,000, तो ये जो डेटा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट PSC के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 14 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की है। इसके तहत प्रवासियों को कितने माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति जो है की जाएगी? तो 2 माह के लिए जो है खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी और वो मुफ्त की जाएगी। इसके साथ ही में कुछ और ने भी जो है वित्त मंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं हैं जो सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं, जिसको 2 माह के लिए खाद्यान्न आपूर्ति की घोषणा थी उसको हम सवाल में देख चुके हैं। अगला है कि प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य वाली दुकान से राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2021 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा। एक राष्ट्र एक कार्ड, यानी कि एक राष्ट्र एक कार्ड की जो ये प्लान है ये मार्च 2021 तक होगा। प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना की भी शुरुआत की जाएगी। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को 12 माह के लिए 2% ब्याज की छूट होगी। स्ट्रीट वेंडर के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत MIG के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवासन माने कि जहां पर जो निवास करने योग्य जगह हो, आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन होगा। कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपए, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, 13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर MSME को राहत
और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की। इस घोषणा के तहत एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से कितने हज़ार करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। देखिए, इक्विटी का मतलब है पैसा, यानी कि वित्त सहायता। तो ये 50,000 करोड़ रुपए की जो है धनराशि एमएसएमई सेक्टर को जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। और आपको पता होगा कि इंडिया में एमएसएमई सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा जो है वो रोजगार सृजन करता क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो रोजगार धारकों की वो एमएसएमई सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ और प्रमुख उपाय भी हैं, जैसे एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन कार्यशील पूंजी की सुविधा है। कर्ज बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अप्रधान ऋण है। एमएसएमई फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय भी हैं। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं। जून, जुलाई एवं अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए व्यावसायिक और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी सहायता 3 माह और बढ़ाई गई है। तो ये जो ईपीएफ जो कर्मचारी भविष्य निधि है उसको 3 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान को अगले 3 माह के लिए 12% से घटा करके उसको कितना कर दिया गया है, 10% किया जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश से न्यूज़ रिलेटेड है। 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है। इस फंड की स्थापना राशि कितनी है, तो 1,000 करोड़ रुपए के माध्यम 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि से जो है ये उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड शुभारंभ किया गया है। किस जो है क्या कहते हैं नीति के तहत शुरू किया गया है, तो ये जो है फंड जो है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के तहत शुरू किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार एवं सिडबी के मध्य स्टार्टअप फंड की स्थापना हेतु हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ है। यानी कि इस फंड में राज्य सरकार और सिडबी की जो है वो भागीदारी है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला पहला राज्य है। इससे पहले कोई और जो है ये इस तरह का फंड नहीं बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2018 में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत एस्पायरिंग लीडर के रूप में जो है सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं कि 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को अनुमोदित किया। यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 की किस धारा के प्रावधानों के अधीन बनाई गई है, तो ये धारा 26 है। इसी धारा के प्रावधानों के अधीन यह बनाया गया है। 12 मई 2020 को किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है, तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जो है वो चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि एमएसएमई सेक्टर जो है एमएसएमई क्षेत्र को जो है वो वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। और अगला देखते हैं कि 21 मई 2020 को किस राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ है, जहां पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को उनके खाते में सहायता प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना है उसी तर्ज पर इसको देखा जा सकता है। इस योजना के तहत राज्य के 18.75 लाख किसान लाभान्वित होंगे। योजना के तहत प्रदेश में 19 लाख किसानों को 57,000 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में उनके खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम इतना ही वीडियो को रखते हैं। बाकी के सवाल जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप वीडियो को आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।